हेलो वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। सो हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, हेलो एरीन बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारा कंप्लीट है, नामकरण समावयवता मिला के, है ना। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है थियोरी पार्ट है, ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस का चांस रहता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो हमारे पास रिमेनिंग है, दैट इज पॉली हैलोजन कंपाउंड, पॉली हैलोजन यौगिक। अब पॉली मतलब तो हम कहेंगे बहुत सारे, हैलोजन मतलब हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो या दो से ज़्यादा क्या है, हैलोजन परमाणु है ना, या एक से ज़्यादा हैलोजन है, उन सबको हमने किस में रख दिया, पॉली हैलोजन कंपाउंड। वैसे तो हम कह सकते हैं भाई दो है तो डाई हैलाइड्स, तीन है तो ट्राई हैलाइड्स, चार है तो टेट्रा हैलाइड्स, और चार से ज़्यादा है तो पॉली हैलाइड, या इन शॉर्ट हमने मान लिया भाई मोनो हैलाइड, बाकी सारे पॉली हैलाइड। तो पॉली हैलोजन यौगिक, तो बच्चों आपको लिखना है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन यौगिक पाए जाते हैं, हैलोजन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है भाई, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक से ज़्यादा हैलोजन, तो भाई एक से ज़्यादा हैलोजन तो दो भी हो सकता है। तो आपको जो जो पढ़ना है डिटेल में, तो आपको पढ़ना है CH2Cl2। CH2Cl2 है बच्चों मैथिलीन क्लोराइड। ठीक, तो डाई हैलाइड्स एक तरह से देखा जाए तो डाई हैलाइड्स है, और मैथिलीन क्लोराइड इसका नाम है। फिर बच्चों CHCl3, तो इसे हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। आफ्टर दैट CHI3, तो बच्चों इसे पढ़ना है आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CHI3, तो हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। और क्या क्या है बच्चों, सारे उदाहरण है कि पॉली हैलोजन यौगिक, मान लो पूछ ले पॉली हैलोजन यौगिकों के उदाहरण लिखो, तो कुछ भी लिख सकते हो। क्लोरोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया। नेक्स्ट है बच्चों CCl4। CCl4 को पढ़ना है आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, CCl4। और क्या पढ़ सकते हैं हम, तो हम कहेंगे एक हमें पढ़ना है DDT। DDT का फुल फॉर्म है बच्चों डाईफेनिल, फिनाइल बोलते हैं इंग्लिश में, डाईफिनाइल, और टी मतलब ट्राईक्लोरोइथेन। तो ठीक है, एक और हम पढ़ लेंगे DDT। और फाइनली आपको पढ़ना है फ्रेऑन होता है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो पॉली हैलोजन यौगिक क्या है, तो हम कहेंगे एक से ज़्यादा हैलोजन होने चाहिए। उदाहरण तो कुछ भी लिख दो, हेलोफॉर्म लिख दो, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, CCl4 एट्सेट्रा। अब पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों CH2Cl2 यानी कि डाईक्लोरोमीथेन या मैथिलीन क्लोराइड। और फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे CH2Cl2। तो बच्चों CH2Cl2 यानी कि डाईक्लोरोमेथेन या मैथिलीन क्लोराइड। अब बच्चों उपयोग, तो पहला इसका यूज़ है मोस्टली इसको एज अ सॉल्वेंट, विलायक के रूप में काम में लेते हैं। और सेकंड तो हम कहेंगे पेंट में, है ना, पेंट करने में जो सॉल्वेंट है वो भी मैथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ना, हानिकारक प्रभाव क्या है, तो देखो वायु में मैथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने से, स्मॉल अमाउंट में अगर आप इसके कॉन्टैक्ट में आ गए, तो बच्चों श्रवण क्षमता, है ना, श्रवण मतलब सुनने की क्षमता, दृश्य क्षमता, देखने की क्षमता, मतलब आपको धुंधला दिखाई देगा, ब्लर करने लग जाएगा, और सुनाई देने में भी क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो ये दोनों क्षमता क्या हो जाएगी, आंशिक क्षीण हो जाती, पार्शियली डिसेबल बना देगा।
है ना। पार्शियली डिसेबल मतलब पूरी तरह से सुनाई नहीं देना और पूरी तरह से दिखाई भी नहीं देना। फिर अगर ज़्यादा अमाउंट में कांटेक्ट में आए तो बच्चों चक्कर आना, हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनी आने लगती है। तो ये इसके दो उपयोग हैं, मतलब उपयोग तो ये है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है। आफ्टर दैट डाइक्लोरोमीथेन के बाद हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, है ना, नाम है क्लोरोफॉर्म। और अगर IUPAC नाम लिखना चाहे तो बच्चों IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमेथिल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम है ट्राइक्लोरोमेथिल। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई क्लोरोफॉर्म का भंडारण पूर्णतया रंगीन बॉटल्स में क्यों करते हैं। मतलब अगर आप लैब में देखेंगे क्लोरोफॉर्म अगर है तो वो एकदम काले रंग की बॉटल में होता है या कागज में लपेटी हुई बॉटल में होता है और पूरा का पूरा क्या फुल भर के रखते हैं बॉटल आधी खाली नहीं छोड़ते। अब ऐसा क्यों? तो बच्चों प्रॉब्लम है कि भाई क्लोरोफॉर्म वायु व प्रकाश, अगर क्लोरोफॉर्म हवा के संपर्क में आए तो एक तो हम लिखेंगे वायु और दूसरा लाइट के कांटेक्ट में आए यानी कि प्रकाश। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म वायु व प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या करेगा? तो हम कहेंगे एक पॉइजनस गैस बनाता है। वायु व प्रकाश के संपर्क में आने पर विषैली गैस कौन सी है? तो हम कहेंगे फॉस्जीन बनाता है। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म तो हम एज एन एनेस्थीसिया पहले के टाइम में, आजकल तो चलो नहीं यूज़ करते हैं, पहले क्लोरोफॉर्म को क्या करते थे? बेहोश करने के काम लेते थे, निश्चेतक के रूप में काम में लेते थे। एनेस्थीसिया, भी बॉडी का ऑपरेशन करना है तो आदमी को बेहोश तो करना पड़ेगा, है ना, तो एनेस्थीसिया होता था क्लोरोफॉर्म, बेहोश हो जाता था। लेकिन अगर थोड़ा भी बॉटल खुला छोड़ दिया तो गैस ऊपर भरी रह जाएगी, है ना, फुल भरेंगे तो गैस के लिए जगह नहीं है तो उड़ जाएगी। तो एकदम फुल भर के रखते हैं। फिर काले रंग की बॉटल होगी तो लाइट के कांटेक्ट में आएगी नहीं, है ना, फुल भरी हुई होगी तो वायु के संपर्क में आएगी नहीं, ऐसे। तो हम कहेंगे भाई वायु और प्रकाश में सारी गड़बड़ है। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3, एयर एंड लाइट, तो वायु तो हो गया ऑक्सीजन और प्रकाश। ठीक है। अब तुम क्या करो, इसमें से H और Cl माइनस कर दो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ना, 2 वैलेंसी फ्री कर दो, है ना भाई। क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से है CHCl3, है ना, तो आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो HCl तो गया, पीछे क्या बचा? तो हम कहेंगे CCl2। तो CCl2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा COCl2 प्लस HCl। तो बच्चों COCl2 एक पॉइजनस गैस है, एक विषैली गैस है जिसे हम कहते हैं फॉस्जीन, और इसका दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये पॉइजनस गैस हो गई फॉस्जीन, दूसरा नाम है इसका कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आने पे फॉस्जीन बनाता है। ठीक है। तो हम इसको वायु के संपर्क में नहीं आने दें तो कैसे नहीं आएगा? तो रंगीन बॉटल होगी, कांच की बॉटल होगी, काले रंग की बॉटल होगी या कागज में लपेटी हुई बॉटल होगी तो प्रकाश नहीं होगा। फुल भरी हुई होगी तो फॉस्जीन बन भी गई तो जगह नहीं होगी, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों क्लोरोफॉर्म में से? तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, आप क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे? मान लो मुझे एनेस्थीसिया के रूप में, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म काम में लेना, तो मुझे पता तो करना पड़ेगा शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो हम कहेंगे देखो अगर अशुद्ध होगा तो बच्चों क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब जब भी इसके साथ फॉस्जीन बनेगी तो साथ में क्या होगा? HCl। जब भी क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है मतलब वो ऑक्सीकृत हो चुका है। अब अगर ऑक्सीकृत हो चुका है तो हम कहेंगे फॉस्जीन बन चुकी है। ठीक है। तो फॉस्जीन बनी तो साथ में क्या होगा? HCl। अब दिमाग लगाओ कि अगर HCl, अगर मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं AgNO3 मिला दूं, भैया शुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl होगा, और अगर मैं AgNO3 मिला लूं तो दिमाग लगाओ Ag और Cl कुछ याद आया?
AgCl का अवक्षेप होता है बच्चों, कैसा अवक्षेप होता है? तो हम कहेंगे AgCl वाइट PPT, है ना। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अगर मैं AgNO3 मिला दूं तो बच्चों ये श्वेत अवक्षेप बनाएगा। किसका? तो मैं कहूँगी श्वेत अवक्षेप होगा AgCl का, वाइट PPT। और अगर श्वेत अवक्षेप आ गया तो मैं कहूँगी अशुद्ध है ना। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म में HCl मिलाने पर, सॉरी HCl तो होगा, AgNO3 मिलाने पर क्लोरोफॉर्म में AgNO3 मिलाने पर यदि क्या हो जाए तो हम कहेंगे वाइट PPT आ जाए, श्वेत अवक्षेप। अवक्षेप समझते हो ना भाई, जो चीज़ नहीं घुलती है वो क्या हो जाएगी? ऊपर ऊपर रहेगी, है ना। बिल्कुल जैसे पानी में सीमेंट कैसे हो जाता है वैसा हो जाता है ना। तो एक क्लोरोफॉर्म में AgNO3 मिलाने पर यदि श्वेत अवक्षेप आ जाए, वाइट PPT आ जाए, श्वेत अवक्षेप आ जाए, तो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म में आपने क्या किया, AgNO3 मिलाया और वाइट PPT आ जाए तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा? तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होगा। ठीक है। अब बच्चों आप क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन का निर्माण कैसे रोकेंगे? भाई क्लोरोफॉर्म मान लो बहुत ध्यान से काम लेना पड़ेगा ना, निश्चित तक है, एनेस्थीसिया है। अब फॉस्जीन हो गया तो पॉइजनस गैस हो गई, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें रोकना है, हमें फॉस्जीन नहीं बनने देना है। तो कहेंगे बनने नहीं देना है तो फिर आप बॉटल फुल भर के रख दो, काले रंग की बॉटल रख दो, कागज में ढक के रख लो, है ना, और एकदम टाइट बंद करके रखो, हवा के संपर्क में आए नहीं। इन केस बन जाए तो क्या करेंगे? तो बच्चों यदि क्लोरोफॉर्म में 1%, यदि क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल मिलाया जाए, मान लो जो क्लोरोफॉर्म पड़ा है हमारे पास, अगर उनमें हम उसमें सिर्फ 1% एथिल अल्कोहल मिला के रखें बच्चों, मिलाया जाए तो फॉस्जीन उससे रिएक्ट कर जाएगा। भाई बना तो था, लेकिन वो जैसे ही बनेगा तो फॉस्जीन उससे क्रिया कर लेगा। तो फॉस्जीन इससे क्रिया करके, फॉस्जीन इससे क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है। फॉस्जीन उससे क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है। अब बच्चों फॉस्जीन तो हम कहेंगे COCl2, C डबल बॉन्ड हो Cl2, और आप मिला लो एथिल अल्कोहल 1%, C2H5OH और C2H5OH, तो होगा क्या? तो बच्चों फॉस्जीन बनेगा तो सही, एक बार एथिल अल्कोहल से रिएक्ट कर लेगा। अब तुम देखो CO, CO2, CO3, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तो CO3 मतलब कार्बोनेट, और दो इथाइल दिख गए आपको, तो C2H5 दो एथिल है ना, डाई एथिल, और CO3 क्या होता है? कार्बोनेट, तो डाई एथिल कार्बोनेट, ये टॉक्सिक नहीं है ना। तो भाई फॉस्जीन अगर बन गई तो हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोफॉर्म अगर आप रख रहे हो, स्टोर करना है, तो थोड़ा सा 1% उसमें एथिल अल्कोहल मिला के रखो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों क्लोरोफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस। अब यूज़ क्या क्या है, तो देखो क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस ध्यान रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म वसा, एल्केलॉइड्स, आयोडीन और अन्य पदार्थों के लिए विलायक का काम करता है। ठीक है, सेकेंड आजकल इसका यूज़ किस में करते हैं? फ्रेयॉन 22। बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मान लो पूछ लिया निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रेयॉन 22 बनाने के काम आता है, तो क्या चैप्टर के एंड में हेलो एल्केन में बिल्कुल लास्ट में तो बच्चे छोड़ देते हैं, और वहीं कोने खांचे से ही क्वेश्चन आते हैं। छोटा मोटा जो क्वेश्चन बनता है जो हम पूरा पढ़ लिया और इम्पॉर्टेंट भी नहीं था, है ना, लेकिन एनसीईआरटी में था,
तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आपको लर्न करना है कि भाई क्लोरोफॉर्म का यूज़ फ्रेयॉन 22 बनाने के काम आता है। पहले हम इसको सर्जरी में काम में लेते थे निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मतलब चेतना गायब करना, अनकॉन्शियस करना, यानी बेहोश करने के। लेकिन पूरी बॉडी को ही बेहोश कर देता है और थोड़ा टॉक्सिक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आजकल हम इसकी जगह किसको काम में लेते हैं? तो बच्चों कम विषैला अधिक सुरक्षित ईथर्स, है ना। आजकल हम क्लोरोफॉर्म की जगह क्या काम में लेते हैं? तो हम कहेंगे हम ईथर काम में लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बच्चों, अगर वायु में 1 ppm, तो बच्चों 1 ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख भाग। अगर 10 लाख भाग हवा है और 900 भाग भी क्लोरोफॉर्म पहुंच गया तो बच्चों हल्की सी, है ना, 10 सेकंड 20 सेकंड भी अगर आपने उसमें सांस ले ली तो चक्कर आना, सर दर्द, थकान हो सकती है। थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो दीर्घकालिक संपर्क मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा, इतने में तो लीवर और किडनी क्या हो जाएगी? डैमेज हो सकती है। तो थोड़े खतरनाक केमिकल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म के बाद आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता, बस एक ही प्रॉब्लम है, स्मेल गंदी होती है ना। तो आयोडोफॉर्म शुरू में तो पूतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक समझते हो ना, जैसे बोरोप्लस आती है, बोरोलिन आती है, डेटॉल आता है। घाव वगैरह को क्या करना? साफ कर देना, या घाव के ऊपर लगा देते तो जर्म्स मर जाते, है ना। लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, जीवित उत्तकों मतलब स्किन पे लगा सकते हैं, है ना। तो एंटीसेप्टिक मतलब हाथ पे अगर घाव हो गया तो टिंचर लगाती, तो टिंचर क्या होता है? आयोडोफॉर्म ही होता है उसके अंदर। तो बच्चों इसमें शुरू में एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते थे। अब हमें लगता था पूरा का पूरा आयोडोफॉर्म ही क्या है? एंटीसेप्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं, ये आयोडीन गैस छोड़ता है। तो आयोडीन में ये कैरेक्टर है एंटीसेप्टिक का, है ना। तो आप आयोडोफॉर्म यूज़ करो, आपके पास आयोडीन का कोई और सॉल्यूशन है और सोर्स है तो आप उसको यूज़ कर लो। ये भी आयोडीन देगा, कोई और है वो भी आयोडीन देगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसकी गंध जो है वो अरुचिकर गंध के कारण आजकल इसकी जगह आयोडीन युक्त अन्य दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसको आजकल काम में नहीं लेते, आयोडीन युक्त दवाइयों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि CCl4, और IUPAC नाम लिखना है तो बच्चों टेट्राक्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड IUPAC में बनेगा टेट्राक्लोरोकार्बन, ठीक है। अब बच्चों उसका कॉमर्शियल नेम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम है पाइरीन। CCl4 का कॉमर्शियल नेम है पाइरीन। अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग करते हैं प्रशीतक, है ना, रेफ्रिजरेशन बनाने में। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेयॉन। तो फ्रेयॉन जो है फ्रिज में भरने वाली जो गैस है, AC में जो गैस भर रही है वो फ्रेयॉन, ठीक है। तो फ्रेयॉन जो है वो रेफ्रिजरेंट है, प्रशीतक है, ठंडा करने का काम करती है। उसको बनाने में हम मोस्टली इसको काम में ले रहे हैं। और एरोसोल कैन के लिए प्रणोदक मतलब ईंधन। तो एरोसोल का जो कैन है उसमें फ्यूल के फॉर्म में काम में लेते हैं। अब बच्चों शुरू में जो टेट्राक्लोरोकार्बन है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो वो क्या करता था, ग्रीस का दाग नहीं निकलता, आपको बताऊँ, बुरे से बुरा दाग होना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सफ़ेद पेट्रोल भी बोलते थे इसको, मतलब ड्राई क्लीन में काम आता था, उससे वो गायब हो जाता, है ना। तो शुरू में एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट, ग्रीस को साफ करने वाले द्रव तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव और आग बुझाने के लिए अग्निशामक के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास क्या है, फैक्ट्स भी है, कुछ प्रमाण भी है कि हमें पता चला कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे कांटेक्ट में आए तो बच्चों धीरे धीरे ये लीवर कैंसर कॉज करता है। अगर CCl4 के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो लीवर कैंसर, और ये तो चलो इसके अलावा भी बहुत कुछ थोड़ी मात्रा में आए तो देखो कुछ प्रभाव है। CCl4 खुला छोड़ो, चक्कर आना, सिर का हल्कापन, मितली, उल्टी आना, ये धीरे धीरे केमिकल है ना, असर करेगा बॉडी में, और ये सब चीज़ें शुरू मतलब सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब बच्चों तंत्रिका तंत्र को स्थायी क्षति हो सकती है, गंभीर स्थिति में गहरी नींद, बेहोशी या मृत्यु, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को तो डैमेज कर रहा है।
भाई चक्कर आ रहे, सर दर्द होना शुरू हुआ, उल्टी हुई, जी घबरा रहा है, अभी लीवर पे भी अटैक कर रहा है, आंखों के कांटेक्ट में आया तो जलन हो सकती है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं, इसके बैन है, मतलब यूज़ नहीं करते हैं आजकल इसको एज ए ड्राई क्लीनिंग एजेंट। ड्राई क्लीन में तो इसको बिल्कुल भी काम में नहीं लेते हैं, बहुत ध्यान से इसको काम में लेके केमिकल्स बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर खुला छोड़ दिया हवा में तो फटाफट ये अपर एटमॉस्फेयर ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाएगा और ओजोन परत को विरल मतलब पतला, ओजोन हटाता जाएगा, उसको पतला करता जाएगा। अब भाई ओजोन परत क्या कर रही है, जितनी बड़ी परत है, सनलाइट से जो यूवी रेज आ रही है, पराबैंगनी किरणें आ रही है, वापस उसको रिफ्लेक्ट करती कि भाई धरती पे नहीं आना है, क्योंकि धरती पे आएगी तो यूवी लाइट्स बहुत हार्मफुल होती, पराबैंगनी किरणें, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन की बीमारियां हो सकती। लेकिन ओजोन परत रक्षा कर रही है ना, ये तो जाके उस परत को ही पतला करता जा रहा है। तो खुला छोड़ दिया तो बच्चों ये ओजोन परत को विरल बना देगा, जिससे क्या होगा, तो ओजोन परत के विरलीकरण से मनुष्यों का पराबैंगनी किरणों से उद्भासन बढ़ जाएगा, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, आँख की बीमारियां हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा ध्यान से इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हो गया बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज नहीं, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्रेयॉन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्रेयॉन। अब फ्रेयॉन है मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। भाई फ्रेयॉन है CFC, तो बच्चों CFC में C क्या, तो मैं कहूँगी C मतलब क्लोरो, F क्या, तो मैं कहूँगी फ्लोरो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहते हैं CFC यानी कि फ्रेयॉन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में चाहे एक का बने या दो का बने, एक है तो मैथेन, दो है तो एथेन, तो मैथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न या एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या है, तो हम कहेंगे फ्रेयॉन। अब फ्रेयॉन जो है उसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये भी ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा देखो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, नॉन टॉक्सिक, संपर्क में भी आए ना, अभी तो आपने देखा क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है, CH2Cl2, खतरनाक केमिकल्स है, संपर्क में आए तो भी गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, फ्रिज में जो गैस भरती है वो आप संपर्क में आए, सांस के थ्रू अंदर गया, कोई टेंशन नहीं, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, असंक्षारक है ना, और आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैस है। आप फटाफट इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, ठंडा कर दो, द्रवित हो जाएगी, है ना, और कूलिंग का काम करेगी, बिल्कुल कूल करती है। तो फ्रिज की गैस, AC की गैस, कार के AC में जो गैस है, फ्रेयॉन मोस्टली होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ओजोन परत के लिए, ओजोन परत अपक्षय के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो अगर इसका हानिकारक प्रभाव लिखना हो तो हम कहेंगे हमें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों पर्यावरण का भी तो ध्यान रखना है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। CFC भी क्या है, ओजोन परत अपक्षय, ओजोन परत अपक्षय डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, ओजोन परत अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। क्लियर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। अब बच्चों फ्रेयॉन का नामकरण, नेमिंग कैसे करनी, मैं आपने ये तो कह दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, लेकिन क्लोरीन कितने, फ्लोरीन कितने, कार्बन में मैथेन है कि एथेन है, ये सब कैसे पता लगाई। तो हम क्या करते, फ्रेयॉन को नंबर दे देते। तो फ्रेयॉन का नामकरण मतलब आपको ऐसे लिखना है, फ्रेयॉन XYZ, मतलब फ्रेयॉन तो लिखना ही है ना, हिंदी में लिखेंगे तो आप फ्रेयॉन तो लिखेंगे कि भाई फ्रेयॉन। अब XYZ मतलब फ्रेयॉन 112, 120, फ्रेयॉन 012, 011, इस तरह से। अब X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, तो बच्चों X तो है जितने भी कार्बन एटम है उसमें से एक कम कर दो, Y क्या है, तो जितने भी हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ दो, और Z क्या है, तो हम कहेंगे Z मतलब फ्लोरीन,
फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। Z है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। तो कैसे बच्चों? तो मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास एक फ्रेयॉन है, भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने आप में क्या है? फ्रेयॉन है ना। तो मैं कह रही हूँ मेरे पास ये है CFCl3। तो बताओ कौन सा फ्रेयॉन है? तो मैं कहूँगी फ्रेयॉन तो लिख दूँ सबसे पहले, फ्रेयॉन तो है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिख गया क्या? तो मैं कहूँगी हाँ क्लोरो दिख गया, फ्लोरो दिख गया, कार्बन दिख गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिख गया मतलब फ्रेयॉन तो है। अब X कार्बन संख्या -1, तो कार्बन तो एक ही है, इसमें से भी एक कम कर दूं तो ये बचा 0। Y हाइड्रोजन संख्या +1, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो एक जोड़ दूं तो कम से कम एक तो आएगा। और Z फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, तो फ्लोरीन मुझे एक दिखा तो मैं कहूँगी ये है फ्रेयॉन 11। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, खुद दिमाग लगा लो। CF2Cl2, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। लिखते टाइम हालांकि ऐसे लिखना चाहिए पहले, ज़्यादा मैटर है। CCl2F2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। ठीक है, ऐसे। और उसको भी लिखना चाहिए CCl3F, बट ठीक है लिखा है तो ओके। अब नेमिंग, तो बच्चों फ्रेयॉन, कार्बन तो मैं कहूँगी एक दिख रहा है, उसमें से भी एक कम कर दो तो 0। हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो एक जोड़ दो 1। फ्लोरीन तो 2, तो फ्रेयॉन 12, CCl2F2। और उदाहरण देखिए, तो बच्चों मान लो मैंने लिख दिया C2F2Cl4। ठीक है, अब तो हम कहेंगे फ्रेयॉन, कार्बन कितने हैं बच्चों? तो हम कहेंगे कार्बन तो है 2 -1, तो 2 - 1 कितना? तो हम कहेंगे 1। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 0 + 1 1। फ्लोरीन कितना है? 2। तो ये है फ्रेयॉन 112। ठीक है, मान लो और कुछ, तो मान लो आपको दे दिया CF4Cl2। अब बताओ, तो बच्चों फ्रेयॉन कार्बन कितना है? तो मैं कहूँगी 1 -1 कर दो, C -1, तो हम कहेंगे सॉरी C2, जैसे हो सकता है 4 से ज़्यादा हो जाएगी, C2F4Cl2। तो कार्बन 2 - 1, तो हम कहेंगे 1। हाइड्रोजन एक ऐड करना ही पड़ेगा 1, और फ्लोरीन तो 4। तो बच्चों ये है फ्रेयॉन 114। क्लियर? तो ये हो गए फ्रेयॉन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बच्चों हमने बोला है फ्रेयॉन। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है DDT। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है DDT। अब DDT का फुल फॉर्म क्या है? तो D मतलब डाईक्लोरो, अगेन D तो हम कहेंगे डाईफेनिल, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन को हमने पढ़ा है DDT। D मतलब डाईक्लोरो, अगेन D मतलब डाईफेनिल, T मतलब ट्राईक्लोरोएथेन, यानी कि DDT। अब बच्चों बनेगा कैसे? तो आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया बेंजीन, क्लोरो। ठीक है, पैरा वाला है, हाईलाइट कर लेते हैं। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये तो समझ में आ रहा है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल, क्लोरल होता है बच्चों ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। आगे चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन, तो उसमें आएगा ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड यानी क्लोरल। तो ये होता है CCl3CHO, CCl3CHO। ठीक है, लिखते टाइम तो हम ऐसे लिखते हैं CCl3CH, लेकिन आपको क्या करना है, अभी वाटर माइनस करना है ना, इसलिए। तो जब क्लोरल की क्रिया सांद्र H2SO4 में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किससे कराएंगे? क्लोरोबेंजीन। तो देखो वाटर निकल जाएगा,
तो हम कहेंगे यहाँ वाटर तो गया। अब बच्चों वाटर गया मतलब डबल बॉन्डेड हो है ना, CHO में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है कार्बन से, तो ये तो गया। अब क्या करें, तो हम कहेंगे देखो CCl3 यहाँ से लिख देते, चलो CCl3CH तो है ही, डबल बॉन्ड O था तो O गया तो 2 से लिखता है खाली। क्लोरोबेंजीन जोड़ दो, पैरा पोजिशन से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये लो भाई पैरा पोजिशन से, तो ये एक क्लोरोबेंजीन और ये दूसरा, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बच्चों वो भी क्लोरोफेनिल, वो भी क्लोरोफेनिल है ना, दोनों में क्लोरो पैरा पे है। और ये ट्राई क्लोरोएथेन, इसको 1 नंबर दे देती हूँ, इसको 2 दे देती हूँ। तो मैं कहूँगी भाई 1 पे तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो है, 2 नंबर पे क्या है क्लोरोफेनिल क्लोरोफेनिल। लेकिन क्लोरो कहाँ पे, तो भाई पैरा पोजिशन पे देखो, या ये 1 2 3 4 मान ला UPC नाम के पीछे पड़ जाए, तो 2 पे क्या है पैरा क्लोरोफेनिल, और ये भी पैरा है तो इसको पैरा डैश कर देते, तो 2 पे है पैरा पैरा डैश क्लोरोफेनिल। लेकिन भाई ये पूरी चीज़ तो 2 बार है ना, पैरा उसका पैरा, दूसरे वाले का पैरा डैश क्लोरोफेनिल, और ये खुद ही 2 बार है, तो आगे बिस लगा दो। तो 2 पे है बिस मतलब 2 टाइप्स है ना, और आप ऐसा लिख सकते हैं पैरा क्लोरोफेनिल, आगे बिस लगा दिया मतलब ये चीज़ 2 बार है, तो पैरा क्लोरोफेनिल, और एक बार और पैरा क्लोरोफेनिल लिखिए, ठीक है। बिस नहीं लिखते तो पैरा पैरा डैश क्लोरोफेनिल आता, फिर आगे बाहर डाई आता तो वो छोड़ देते। बिस मतलब ये सब डबल है, और ये सब कहाँ पे 2 पे, तो 2 लिख दिया। बिस मतलब डबल रोल है, 2 बार है, कौन, तो मैं कहूँगी क्लोरोफेनिल, तो क्लोरोफेनिल 2 बार है। लेकिन क्लोरो कहाँ पे, और तो पे मेटा पे पैरा पे, तो मैं कहूँगी नहीं पैरा पे, तो पैरा क्लोरोफेनिल। और बाकी लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है और 1 पे, तो मैं कहूँगी 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथीन। तो लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब एथीन, और 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथीन। तो बच्चों इन शॉर्ट इतना नहीं लिखिए, हम लिख देते हैं DDT, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथीन, DDT, ठीक है। अब DDT का पाउडर का छिड़काव हम देखते हैं, मलेरिया के मच्छर को मारता है ना, टाइफस रोग फैलाने वाली जुएं, उनको भी ये मार देता है। तो इसके कुछ यूजेस है, ये आपको देखते हैं। तो बच्चों DDT क्या है, तो हम कहेंगे भाई एक तो ये जल में विलय, पानी में घुलता नहीं, पोलर सॉल्वेंट में भी आंशिक विलय, पार्शियली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब बच्चों मक्खी और मच्छर, DDT का पाउडर आपको पता ही, घरों के बाहर वाइट कलर का पाउडर जो छिड़कते हैं DDT, मक्खी और मच्छरों के लिए प्रभावी कीटनाशी, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर स्पेशली, और टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावी है। अब बच्चों इसके साथ प्रॉब्लम है कि DDT का शीघ्रता से उपापचयन नहीं होता, मतलब समय के साथ साथ ये कंज्यूम नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण, विभिन्न जीवों द्वारा क्या हो जाए, धीरे धीरे सड़ जाए, तो सड़ता नहीं, स्टोर रहेगा, धरती में चला जाएगा, फिर वहाँ कोई पेड़ पौधे उग गए उनमें चला जाएगा, उनको किसी एनिमल ने खाया उनमें चला जाएगा, उसको अपन ने खाया हमारी बॉडी में आ जाएगा, सब्जियों के थ्रू भी हमारी बॉडी में आ सकता है ना। तो भाई अगर एक बार बॉडी में आ गया तो वसा ऊतकों में संग्रहित हो जाएगा। अब अगर ये फैटी टिश्यूज़ में स्टोर्ड है तो गड़बड़ है, तो ये हमारी बॉडी में रहेगा, धीरे धीरे हमें परेशान करेगा, इसलिए इसका यूज़ भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था DDT, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथीन। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बनता कैसे है ना। तो बच्चों अब फाइनली चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे NCERT की प्रॉब्लम्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में NCERT की प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन प्रिपेयर वेरी गुड नोट्स एंड कीप स्टडिंग।